1947 रोजवेल में हुआ एक एयरक्राफ्ट क्रैश जिसे आज तक माना जाता है कि वो एक आम एयरक्राफ्ट क्रैश नहीं था, बल्कि वो एक एलियन एयरक्राफ्ट यानी यूएफओ था। रोजवेल में हुआ एक एयरक्राफ्ट क्रैश आम एयरक्राफ्ट क्रैश ही था। वर्ल्ड वॉर 2 के वक्त बहुत से एरियाज को न्यूक्लियर बॉम्ब ब्लास्ट टेस्टिंग के लिए डिक्लेयर किया गया, जैसे एरिया 1, एरिया 2, एरिया 3 और ऐसे ही साउथ नेवाडा में बनी एक न्यूक्लियर साइट जहां 928 में से 739 न्यूक्लियर बॉम्ब्स कंडक्ट किए गए, जिसे हम एरिया 51 भी कहते हैं। इस जगह को 1951 से आज तक यूएस एयरफोर्स अपने सीक्रेट ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए यूज़ करती आई है। इसे होमी एयरपोर्ट भी कहते हैं, जो कि नेवाडा में ग्रूम लेक के पास लास वेगास से 83 माइल्स के फासले पर बनी हुई है। गूगल अर्थ पर हम इस एरिया को इन कोऑर्डिनेट्स पर देख भी सकते हैं। ये जगह ऊपर से तो बिल्कुल नॉर्मल नजर आती है, लेकिन इस जगह के नीचे एक बहुत बड़ा टनल नेटवर्क बना हुआ है और उस टनल नेटवर्क में कौन कौन सी सीक्रेट एक्टिविटीज, सीक्रेट ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं, ये किसी को भी नहीं पता। ये स्टिल एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है। एरिया 51 की सिक्योरिटी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। इवन कि यहाँ पे किसी आम इंसान को आने की इजाज़त भी नहीं है। कोई भी सिंपल फ्लाइट, कोई भी मिलिट्री जेट, कोई भी मिलिट्री एयरक्राफ्ट, कोई भी ड्रोन यहाँ पे नहीं आ सकता और कोई भी सैटेलाइट इस जगह की स्पेस से फ़ोटो क्लिक नहीं कर सकती। इसकी सीक्रेसी इतनी ज़्यादा रखी गई है और जितनी भी पिक्चर्स हमें इंटरनेट पे मिलती हैं वो किलोमीटर्स दूर अल्ट्रा जूम कैमरा से क्लिक की गई हैं। ये जगह इतनी सीक्रेट है कि 1951 से 2012 तक इस जगह का वर्ल्ड मैप पे भी कहीं पे नामो निशान नहीं था। हालांकि यूएस गवर्नमेंट भी ये नहीं मानती थी कि एरिया 51 नाम की कोई जगह एग्जिस्ट भी करती है। 2013 में CIA ने ऑफिशियली इसे नेवाडा टेस्ट एंड ट्रेनिंग साइट डिक्लेयर कर दिया और इसे रिस्ट्रिक्टेड एरिया R4808N का नाम दिया गया। इसके चारों तरफ बहुत से कैमरास, इवन कि इस एरिया के अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट की गई है ताकि कोई भी ऑब्जेक्ट इस एरिया की रेंज में आए तो उसे पहले ही उस रेंज में आने से रोक दिया जाए। आप इवन के बेस के क्लोज भी नहीं आ सकते क्योंकि बेस से 16 किलोमीटर पहले ही रिस्ट्रिक्टेड एरिया नो एयर पासिंग का साइन लगा हुआ है। फ्रेड डनहम एक एरिया 51 के फॉर्मर सिक्योरिटी गार्डियन जो वहाँ पे पहले काम करते थे, उन्होंने ये बताया कि उन्हें वहाँ पे शूट एट साइट का ऑर्डर मिला था, यानी कि अगर कोई भी बंदा उस जगह की रेंज में उनको नजर आता है तो डायरेक्ट उसको शूट कर दिया जाए। BBC डॉक्यूमेंट्री टीम भी एरिया 51 को कवर करने के लिए एरिया 51 गई और इस टीम को भी एरिया 51 के सिक्योरिटी गार्ड्स ने रोक दिया, पहले ही रोक दिया और इनको ना सिर्फ रोका गया बल्कि इनको अरेस्ट भी कर लिया गया। अरेस्ट करने के साथ साथ इनको घुटनों पर बिठा दिया गया, तब तक बिठाया गया जब तक इनके ID कार्ड्स वेरीफाई नहीं हुए और साथ ही साथ इन पर एक बहुत बड़ा फाइन भी चार्ज किया गया, यानी इनको बहुत ज़्यादा जुर्माना भी देना पड़ा। एक आम इंसान में अगर एरिया 51 की रेंज में आता है तो उसे वहां आने का भी $600 फाइन किया जाता है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस एरिया की रिस्ट्रिक्टिविटी कितनी ज़्यादा हाई है, इस एरिया को कितना ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट रखा गया है, इस जगह की सिक्योरिटी कितनी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है और इस जगह के अंदर कौन कौन सी चीज़ें हो रही हैं इसका दुनिया अभी तक नहीं जानती। एरिया 51 के बारे में बहुत सी मिथ्स पॉपुलर हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा पॉपुलर एलियंस हैं। 1947 रोजवेल में हुआ एक एयरक्राफ्ट क्रैश जिसे आज तक माना जाता है कि वो एक आम एयरक्राफ्ट क्रैश नहीं था, बल्कि वो एक एलियन एयरक्राफ्ट यानी यूएफओ था, जिसे एरिया 51 में आज तक स्टडी किया जाता है और रिवर्स इंजीनियर किया जाता है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि उस एयरक्राफ्ट क्रैश में कुछ एलियंस भी अर्थ पर आ गए थे और उनको भी एरिया 51 में स्टडी किया जाता है और ये भी एक बहुत बड़ी मिथ बन चुकी है एरिया 51 के बारे में कि वहाँ पे एलियंस को या एलियन टेक्नोलॉजी को स्टडी किया जाता है। कुछ लोग यहाँ तक क्लेम करते हैं कि उन्होंने एरिया 51 के ऊपर बहुत सी अनयूजुअल लाइट्स को देखा है और उनकी मूवमेंट आजकल के एरोडायनामिक लॉज को डिफाइन करती हैं, जैसे जिगजैगिंग एट हाई वेलोसिटी या फिर वर्टिकल टेक ऑफ्स। कुछ लोग तो ये तक क्लेम करते हैं कि उनको एलियंस अबडक्ट तक करके ले गए थे और उन पर बहुत से एक्सपेरिमेंट्स किए गए, लेकिन ये सब चीज़ें अभी भी थ्योरीज हैं या मिथ्स हैं, इनकी अभी तक कोई प्रूफ्स नहीं मिले। कुछ पायलट्स ने अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स की भी साइटिंग को रिपोर्ट किया है। 19 नवंबर 1989 में रॉबर्ट स्काउट लाजार, जिन्हें बॉब लाजार के नाम से भी जाना जाता है, लास वेगास के एक शो KLAS में ये क्लेम करते हैं कि वो एरिया 51 के एक फॉर्मर एम्प्लॉय हैं और उन्होंने एरिया 51 में S4 नाम के डिपार्टमेंट में काम किया है, जहाँ पे उन्होंने एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स यानी कि UFOs, एलियन एयरक्राफ्ट, उनको स्टडी किया और उनको रिवर्स इंजीनियर किया है। उनके बारे में ये पता करने की कोशिश की है कि आखिर वो कैसे फ्लाई करते हैं, उनमें क्या क्या टेक्नोलॉजी यूज़ होती है, उनकी सारी टेक्नोलॉजी को रिवर्स इंजीनियर किया है। उन्होंने ये भी बताया कि एक दफ़ा वो एक एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल फ्लाइंग ऑब्जेक्ट यानी कि UFO को एग्जामिन कर रहे थे, उनको उसको रिवर्स इंजीनियर कर रहे थे। जब वो उसके अंदर गए तो उन्होंने उसके सीट्स को देखा तो सीट्स बहुत छोटी थी, एक आम इंसान का जो 1/3 होता है उसकी इतनी वो सीट्स थी, यानी बहुत ज़्यादा छोटी थी और उस सीट्स के ऊपर कोई भी शार्प एजेस नहीं थी।
बॉब लाज़ार ने उन एयरक्राफ्ट को एग्जामिन करते हुए उनके प्रोपल्शन सिस्टम के बारे में बताया कि आखिर ये एयरक्राफ्ट हवा में उड़ते कैसे हैं। उन्होंने ये बताया कि ये एयरक्राफ्ट एक एलिमेंट 15 नाम के एलिमेंट को अपने एज फ्यूल यूज़ करते हैं, जिसे अर्थ पर 2003 में सिंथेसाइज किया गया था और 2016 में इसे पीरियोडिक टेबल में ऐड किया गया था। इसे मोस्कोवियम कहते हैं, लेकिन बॉब लाज़ार ने इस एलिमेंट के बारे में 1989 में ही बता दिया था, जो कि अब 2003 में सिंथेसाइज हुआ और 2016 में वो पीरियोडिक टेबल में ऐड किया गया। सिंथेसाइज का मतलब कि उस एलिमेंट को लेबोरेटरी में बनाया गया और एलियंस उस एलिमेंट को एज फ्यूल यूज़ करते हैं। बॉब लाज़ार ने एक दफ़ा एक CIA पायलट जॉन लेयर से बात की थी, जिन्होंने ये बताया कि उन्होंने एक दफ़ा एरिया 51 में एक विंडो से 2 साइंटिस्ट को कुछ ऐसी मखलूक से बात करते हुए देखा, छोटे कद की मखलूक से बात करते हुए देखा, जिनका सर बल्ब की तरह था और उनकी आंखें आलमंड यानी एक बादाम जैसी आंखें थी। उन्होंने ये भी बताया कि वो जो एलियंस थे, वो जो मखलूक थी, वो अर्थ से 40 लाइट ईयर्स दूर फर्स्ट एंड सेकंड ज़ेटा रेटिकुलर स्टार सिस्टम से आई थी। बॉब लाज़ार ने उस वक्त एक UFO की डायग्राम भी बनाई थी, यानी ड्राइंग भी बनाई थी, जिस पर वो उस वक्त स्टडी कर रहे थे या फिर उसको रिवर्स इंजीनियर कर रहे थे। 1997 में द एलियन इंटरव्यू 1997 नाम की एक लीक्ड फुटेज सामने आई, जिसमें एक एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल यानी एक एलियन को साफ देखा जा सकता है। एरिया 51 बेसिकली U-2 एयरक्राफ्ट को तैयार करने और उसकी टेस्टिंग करने के लिए बनाया गया था। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद अमेरिका को ये डर था कि कहीं USSR उन पर सरप्राइज अटैक ना कर दे, इसलिए अर्ली 1950s में US नेवी और US एयर फोर्स ने एक लो एल्टीट्यूड फ्लाइंग एयरक्राफ्ट को USSR पर नजर रखने और उसकी मालूमात हासिल करने के लिए भेजा। लेकिन एज वो एक लो एल्टीट्यूड फ्लाइंग एयरक्राफ्ट था, तो उसके USSR आर्मी के हाथों तबाह हो जाने के काफी ज्यादा चांसेस थे। इसलिए नवंबर 1954 को प्रेसिडेंट एसन ने एक हाई एल्टीट्यूड फ्लाइंग एयरक्राफ्ट U-2 की सीक्रेट डेवलपमेंट का अप्रूवल दिया और उन्होंने इसकी टेस्टिंग के लिए नेवाडा टेस्ट एंड ट्रेनिंग साइट यानी एरिया 51 को चूज किया, क्योंकि वो उस वक्त पूरी दुनिया से छुपा हुआ था और काफी हद तक आज भी छुपा हुआ है। U-2 एयरक्राफ्ट की टेस्टिंग 1955 से स्टार्ट हुई और तभी से एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स यानी कि UFOs की अफवाह हर तरफ फैलनी शुरू हो गई। उस वक्त इन साइटिंग्स को बहुत सी एयरलाइंस और हेलीकॉप्टर्स ने रिपोर्ट किया था और 1950s में जो एयरलाइंस और हेलीकॉप्टर्स हुआ करते थे, वो 10,000 फीट से 20,000 फीट के दरमियान में फ्लाई किया करते थे। लेकिन U-2 एयरक्राफ्ट, चूंकि वो एक हाई एल्टीट्यूड फ्लाइंग एयरक्राफ्ट था, तो वो 40,000 फीट तक फ्लाई कर सकता था और इफ एट एक्सट्रीम तो वो 60,000 फीट तक भी फ्लाई कर सकता था। इसलिए जब भी कोई ऑर्डिनरी एयरलाइन, कोई हेलीकॉप्टर, कोई पायलट उसे देखता था, तो वो ये समझ ही नहीं पाता था कि ये आखिर इतनी ऊपर कौन फ्लाई कर रहा है, क्योंकि उस वक्त एक इंसान को इतने ऊपर फ्लाई करता देखना एक बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल सी चीज़ लगती थी। अब क्योंकि वो इम्पॉसिबल लगता था, तो लोगों को ये लगना शुरू हो गया कि ये कोई इंसान नहीं बल्कि कोई एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल आइटम यानी कि कोई एलियन है या फिर कोई UFO है जो इतना ऊपर उड़ रहा है। और तभी से ये अफवाह हर तरफ फैलनी शुरू हो गई, हर न्यूज़पेपर्स में आनी शुरू हो गई और लोगों में एक एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल यानी एलियन की हाइप क्रिएट हो चुकी थी। अब रॉसवेल हुआ एक एयरक्राफ्ट क्रैश, आम एयरक्राफ्ट क्रैश ही था जो कि एक हाई एल्टीट्यूड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट का था, लेकिन लोगों को लगा कि वो कोई एलियन एयरक्राफ्ट है, वो कोई UFO है, इसलिए वहां से एलियंस, UFOs, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट्स, इन सब के मिथ्स जो हैं वो एरिया 51 के बारे में हर तरफ पॉपुलर होनी शुरू हो गई। जब ये खबरें लोगों तक जानी शुरू हुई तो US गवर्नमेंट रियलिटी तो बता नहीं सकती थी, बिकॉज इट वाज टॉप सीक्रेट। तो US गवर्नमेंट ने इसे नेचुरल फिनोमेना या फिर हाई एल्टीट्यूड वेदर रिसर्च का नाम देकर बात को क्लोज कर दिया। लेकिन ये मिथ कि एरिया 51 में एलियंस हैं कहीं ना कहीं US गवर्नमेंट को बेनिफिशियल साबित भी हो रही थी, क्योंकि वो लोग वहाँ पे जो भी सीक्रेट ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे थे, लोग तो सिर्फ ये सोच रहे थे कि वहाँ पे एलियंस हैं, उन पर एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, वहाँ पे एलियन टेक्नोलॉजी को रिवर्स इंजीनियर किया जाता है, उन पर स्टडी की जाती है, उनको एग्जामिन किया जाता है। लेकिन इस बात की रियलिटी के पीछे कोई भी नहीं आ रहा था, कोई भी ये नहीं सोच रहा था कि आखिर रियलिटी क्या है। सब सिर्फ इस मिथ के पीछे पड़े हुए थे कि वहाँ पे एलियंस हैं। अब इस मिथ की हाइप लोगों में बहुत ही ज़्यादा क्रिएट हो चुकी थी और ये हाइप US गवर्नमेंट के लिए अच्छी थी, इसलिए US गवर्नमेंट ने इस हाइप को मेंटेन रखने के लिए, बल्कि इसको बूस्ट देने के लिए एरिया 51 के अराउंड बहुत सी एलियन से स्टार्ट होने वाली शॉप्स बना दी, यानी उन शॉप्स का नाम एलियन से रख दिया और इवन के नेवाडा का जो हाईवे है उसको नेवाडा स्टेट रोड 375 से हटाकर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल हाईवे डिक्लेयर कर दिया गया। लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद बॉब लाज़ार और CIA पायलट जॉन लेयर की बताई हुई बातें आज भी एरिया 51 को मिस्टीरियस ही बनाए रखती हैं।